हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बात किया था मेट्रोरेजिया से संबंधित बातों को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में, जिसमें हमने जाना था कि मेट्रोरेजिया क्या होता है और होम्योपैथिकली जब प्रिस्क्रिप्शन हम बनाते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए तो क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मेट्रोरेजिया क्या होता है कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, जो इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं यही है। यानी कि आपका जो 28 दिन का पीरियड होता है उसके बीच में भी अगर ब्लीडिंग आपकी होने लगे तो इसे हम मेट्रोरेजिया कहेंगे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसे आपको नज़र में रखना चाहिए और अपने फिजिशियन के पास ज़रूर जाके दिखाना चाहिए। तो उन कारणों को जानते हैं कि इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने का क्या क्या कारण हो सकता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता। आई एम थर्ड जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई फैमिली वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर अंडर बिहार गवर्नमेंट एंड ऑल्सो आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी फॉर मोर देन 17 ईयर्स। सो पहला कारण हो सकता है आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद भी ब्लीडिंग आती रहती है, खून गिरते रहता है, तो ये बहुत दिनों तक भी आ सकता है और रुक रुक के भी आ सकता है। तो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो आप पहले 15 दिन 1 महीना आपको इंतज़ार करना होगा। अगर फिर भी ये ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तब आपको फिजिशियन के पास जाना ज़रूरी है। आफ्टर एबॉर्शन भी ये इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी जहाँ पे है, यानी कि जो यूट्रस में आपका बच्चा पनपता है, बढ़ता है, वहाँ पे ना होके किसी और जगह पे इम्बेडिंग हो गई है अगर एम्ब्रॉय की, तो इसको हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। वैसे कंडीशन में भी आपका जो है वो यूट्रस से ब्लीडिंग आपका होगा, इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। चौथा कारण है मोलर प्रेगनेंसी का। मोलर प्रेगनेंसी में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकता है। मोलर प्रेगनेंसी को हम लोग हाइड्रेट्रीफॉर्म मोल भी कहते हैं, जहाँ पे क्या है कि जो टिश्यू नॉर्मल टिश्यू होना चाहिए जो एम्ब्रॉय में डेवलप होता है यूट्रस में, जब वो इम्बेड हुआ, एग और स्पर्म का मिलन से एम्ब्रॉय बना, तो प्रॉपर वे में वो टिश्यू जो होना चाहिए वो एबनॉर्मल टिश्यू होता है वहाँ पे, और वो फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रॉय का नहीं हो सकता है। तो वो जो टिश्यू इकट्ठा हो गया और एक मोल की तरह बन गया, एक ट्यूमर की तरह बन गया, उसे ही मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। ये एक तरह का एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है और इस कंडीशन में भी आपको यूट्राइन ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा और ये ब्लीडिंग के साथ में नौसिया वॉमिटिंग भी रहता है। तो आप डिफ्रेंशिएट सिम्टम्स के आधार पर डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं और डायग्नोसिस भी करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं, तो करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ रही है, साथ में अगर नौसिया वॉमिटिंग है, पेट में दर्द है, तो आप फिजिशियन के पास ज़रूर जाके दिखाएं कि क्या कारण है इसका होने का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पांचवा जो कारण हो सकता है वो है ट्यूमर। कहीं भी अगर यूट्राइन लेयर्स में कहीं भी अगर ट्यूमर हो रहा है तो वहाँ पे आपको इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। देन पॉलिप हो, फाइब्रॉयड हो, यूट्रस में फाइब्रॉयड हो, या कहीं भी अगर फाइब्रॉयड है तो वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में हो, ओवरी में हो, कहीं भी अगर फाइब्रॉयड है, सिस्ट है, तो वहाँ पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अगर कैंसरस कोई स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो कैंसर के केस में भी आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। देन मेनोपॉजल पीरियड में भी, मेनोपॉजल पीरियड कब आता है, यानी कि 55 के एबव होने पर, या आजकल के डेट में 50 से एबव अगर लेडी जाती हैं तो मेनोपॉजल पीरियड आ जाता है। तो वैसे कंडीशन में भी देखा गया है कि इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। तो ये कुछ महीनों तक भी रह सकता है या एक्सटेंड होकर 1-2 साल तक भी ये कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर वीकनेस और बहुत सारा जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इससे बचने के लिए आपको फिजिशियन के पास ज़रूर जाना चाहिए। नेक्स्ट जो कॉज कहा जा सकता है इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग का वो है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि जो इंडोमेट्रियम है, यानी इंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस का लाइनिंग है, मतलब उसका दीवाल है। अगर इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो
ओवर ग्रोथ कर जाए, यूट्रस से बाहर ग्रोथ करने लगे, तो वैसे कंडीशन को इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, और यानी इन्फ्लैम्ड हो जाए। और इसमें क्या है कि बहुत सारे सिम्टम आने लगते हैं, ब्लीडिंग तो होने ही लगती है, यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, और साथ में पेट में दर्द भी रह सकता है। ये यूट्रस में जो क्लेमेडिया, गोनोरिया, इस तरह के जो मतलब इन्फेक्शंस हैं उसके कारण भी हो सकता है, या कोई अदर बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन जो वेजाइना के थ्रू ऊपर चला आया है उसके वजह से भी ये इंडोमेट्रियोसिस देखा जाता है। नेक्स्ट जो कॉज है मेट्रोरेजिया का वो है एडिनोमायोसिस, या आप इसको इंडोमेट्रियोसिस भी कह सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि इंडोमेट्रियोसिस में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो इंडोमेट्रियम जो यूट्रस का लाइनिंग होता है उसी का इन्फ्लामेशन दोनों में होता है, इंडोमेट्रियोसिस में भी और एडिनोमायोसिस में भी। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इंडोमेट्रियोसिस में जो लाइनिंग होता है उसका ओवरग्रोथ यूट्रस से बाहर होता है, ठीक है, और एडिनोमायोसिस में जो इंडोमेट्रियम लेयर है उसका ग्रोथ उसके लेयर्स के भीतर होता है। यानी यूट्रस का जो लेयर्स होता है, 3 लेयर होते हैं, तो जो लेयर्स हैं तीनों लेयर्स के भीतर अगर उसका ग्रोथ हो रहा है उसके वजह से यूट्रस बल्की हो जाता है, इनलार्ज्ड हो जाता है, और उसमें पेन भी हो सकता है, पेल्विक पेन भी देखा जाता है। तो इस तरीके से एडिनोमायोसिस में आपको पेन ज़्यादा मिलेगा, बल्कि यूट्रस मिलेगा, इनलार्ज यूट्रस मिलेगा, और आपको इंडोमेट्रियोसिस में ब्लीडिंग दोनों में ही रहेगी। लेकिन इस कंडीशन में नोसिया वॉमिटिंग, क्योंकि इन्फेक्शन है तो नोसिया वॉमिटिंग और पेल्विक पेन साथ में रहेगा, एब्डोमिनल पेन ज़्यादा रहेगा। उसके बाद एक कंडीशन है ट्यूबरकुलर सर्विसाइटिस, ये भी कारण है आपको मेंस्ट्रुअल एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सर्विक्स क्या है कि आपका जो यूट्रस है उसका लोअर पार्ट है, तो वेजाइना के थ्रू इन्फेक्शन जो आपका ऊपर अगर चला गया तो सर्विक्स को इन्फ्लैम कर देता है, और उसके वजह से भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखा जाता है। तो ये सब कारण होते हैं एक्सेस इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के, जो एक्सेस ही होता है, और साथ में ये जो ब्लीडिंग है वो इरेगुलर भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन पर ही आएगा, 5 दिन पर ही आएगा, 10 दिन पर भी आएगा। हो सकता है कि 28 दिन के बीच में 2-3 बार आ जाए, कभी 2 ही बार आए, या कभी 7 दिन पर आए, कभी फिर 10 दिन के बाद आ जाए। तो इस तरीके से इरेगुलरिटी रहती है। कोपियस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि स्कैंटी हो, किसी किसी का स्कैंटी भी रहता है, लेकिन इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहता है, स्कैंटी भी रहता है। तो वो सिम्टम्स आपको पेशेंट से लेने होंगे कि किस तरह का ब्लीडिंग आपके पेशेंट दे रहे हैं। फिर एक कारण है कि अगर यूट्रस में कोई डिवाइस लगा है, यानी आईओसीडी कुछ लगा हुआ है, कॉपर टी लगा हुआ है, तो उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये भी ध्यान देना होगा कि उसके कारण हो रहा है या कोई और कारण है। तो पूछना पड़ेगा कि उसके बाद से ही, जब से आपने डिवाइस लगाया है उसके बाद से ही ब्लीडिंग हो रही है, या हो सकता है उसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद भी होने लगता है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट कॉजेज़ के बीच में कर लेने होंगे, तब जाके आप प्रिस्क्राइब कर पाइएगा ढंग से कि हाँ क्या कारण है। बिना कारण जाने प्रिस्क्राइब करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए भी कॉजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसमें जो सिम्टम्स आएंगे वो अलग होंगे। अगर कोई इन्फेक्शन है उसके बाद वहाँ पे क्या है कि पेल्विक पेन आ रहा है, तो क्या कैरेक्टर है पेन का, ये सब पूरा डायग्नोस करना होगा। साथ में वॉमिटिंग हो रहा है कि नहीं, नोसिया टेंडेंसी है कि नहीं है, भूख प्यास कैसी है पेशेंट की, उसका जो डिज़ायर एवर्शन है वो कैसा है। मतलब कि अगर हमको होम्योपैथिकली प्रिस्क्रिप्शन करना है तो जो कॉमन सिम्टम है जो मैंने आपको बताया है कि ये सारे सिम्टम रह सकते हैं, तो ये ध्यान में देना होगा। और आपको जनरल सिम्टम जो पेशेंट के हैं वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आप प्रिस्क्रिप्शन तैयार कीजिए कि उस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन लगेगी। तो एज ए होल अगर हम देखें कि ये मैं आपको क्या बता रही थी, ये तो मैंने बता दिया। हाँ, सारा कॉजेशन हो गया। एक जगह अगर मैं इकट्ठा करूँ सारे कॉजेशन को, मेट्रोरेजिया के क्या क्या कॉज है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैं यहाँ जो लिख रही हूँ आप ध्यान से देखिए। पाम कॉइन, PALMCOEIN, अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे कि क्या क्या कॉजेशन
हो सकता है मेट्रोरेजिया का। फॉर एग्जाम्पल पी से अगर आप डिनोट करना चाहते हैं, पी से आप डिनोट कर सकते हैं पॉलिप। ये पॉलिप है, ये इंडो सर्वाइकल भी हो सकता है और इंडोमेट्रियल भी हो सकता है, यानी इंडोमेट्रियम में भी हो सकता है या सर्विक्स के एरिया में भी हो सकता है। ए से आप एडिनोमायोसिस, ये आपको हुआ इंडोमेट्रियम का जो डेवलपमेंट हुआ, जो बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, ये जो इंडोमेट्रियम का ग्रोथ है इसके कारण भी होता है। देन आपको एल आपको मैंने बताया वो लियोमायोमाटा, जिसको हम फाइब्रॉइड भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि फाइब्रॉइड के कारण भी आपको मेट्रोरेजिया का कंडीशन आ सकता है। एम डिनोट्स फॉर मैलिग्नेंसी, यानी कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया जैसे कि कैंसर की अवस्था में भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पर वेजाइना ब्लीडिंग होना स्वाभाविक है। देन सी ये है कि कोगुलोपैथी। कोगुलोपैथी यानी कि अगर आपको क्लॉटिंग कोई बीमारी है, यानी कि आपका जो क्लॉटिंग पीरियड है वो बहुत कम है, तो इस तरीके से यानी कि जो क्लॉटिंग टाइम होता है, अगर आप करवाइएगा सीबीसी तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्लॉटिंग टाइम आपका कितना है। अगर वो घटा हुआ है तो वैसे कंडीशन में भी आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ सकती है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम जो है ये आपको दर्शाएगा कि आपका जो ये कंडीशन है वो इसके कारण है या कोई और कारण है। या फिर आपको अगर डिजीज़ हीमोफीलिया टाइप अगर कोई डिजीज़ अगर किसी को होता है तो वैसे कंडीशन में भी क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या एक्सेस ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है, जिसको कोगुलोपैथी कहते हैं। तो सी डिनोट्स फॉर कोगुलोपैथी, इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं। देन ओ डिनोट्स फॉर ओवुलेटरी डिसफंक्शन। अगर ओवरी में कोई डिसफंक्शन है, अगर आपका जो एग्स है वो प्रॉपर वे में नहीं बन रहा है या फिर एग जो है वो वहाँ पे ओवर ग्रोथ कर गया है, तो इस तरीके से कोई सिस्ट बना लिया है ओवरी में, तो इस तरीके से भी वहाँ पर जो कंडीशन हो रहा है उस कंडीशन के कारण भी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। देन ई डिनोट्स फॉर इंडोमेट्रियल डिसफंक्शन। अगर इंडोमेट्रियल में कोई डिसफंक्शन है, ओवर ग्रोथ है या फाइब्रॉयड है, इस तरीके से कोई भी है, या इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे, तो वैसे कंडीशन में भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। अब एन फॉर नहीं, ई के बाद मैंने आपको बताया आई, आइट्रोजेनिक यानी कि एंटीकोगुलेंट या कॉन्ट्रासेप्टिव कोई चीज़ लगा है या एंटीकोगुलेंट अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो वैसे कंडीशन में भी ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप ले रहे हैं तो भी वहाँ पे ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है, या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसके कंडीशन में भी ब्लीडिंग आपको पर वेजाइना हो सकता है। देन है एन, जो लास्ट मैंने आपको बताया वो है नॉन आइडेंटिफाइबल, यानी कि कोई ऐसा कारण जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है फिर भी ब्लीडिंग अगर आ रही है तो वैसा भी कंडीशन कुछ परसेंटेज में आ सकता है आपके पास में। तो वैसे कंडीशन में घबराना बिल्कुल नहीं है। हमारे पास यानी होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जो सिम्टोमेटिकली वर्क करते हैं और आपको डायग्नोसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है उस कंडीशन में, क्योंकि जो सिम्टम्स पेशेंट दे रहे हैं आप उसी के ऊपर बेस करके अपना प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। इस तरीके से हमने जाना कि पर वेजाइना अगर ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ रही है, तो क्या क्या कॉजेशन हमारा हो सकता है। तो माइंड मेकअप आप करके रखिएगा, और अगर इसको याद करना चाहते हैं तो मैंने आपको जैसा बताया कि पाम क्वाइन, PALM पाम, COEIN, अगर इन 8 वर्ड्स को आप याद कर लेते हैं तो आप मतलब कि आसानी से इसके कॉजेशन को समझ पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर भी याद करना चाहते हैं तो भी आप इसको याद रख पाएंगे, या फिर अगर पेशेंट आपके सामने बैठा है और आपको कॉजेशन ध्यान में रखना है कि क्या क्या कॉजेशन हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारे कॉजेशन को समझा, क्या क्या कॉजेशन हो सकती है मेट्रोरेजिया के लिए, यानी कि एबनॉर्मल इंटरयूट्राइन ब्लीडिंग जो होता है, जो इरेगुलर होता है, वैसे कंडीशन में पर वेजाइना जो ब्लीडिंग आ रही है वो क्या क्या कारण हो सकता है उसका, ये सारे बातों को इस वीडियो में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इस कंडीशन के लिए
क्या क्या रूब्रिक्स हमें सिंथेसिस में मिलेंगे, आप कहाँ पे क्या रूब्रिक ढूंढेंगे तो आपको आपके सिम्टम्स जो पेशेंट दे रहे हैं वो आप आसानी से डिस्कवर कर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या ज़्यादातर मेडिसिन यूज़ होती हैं, मतलब कि ज़्यादा कॉमन कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं, या मैंने अपने क्लिनिकल केस में क्या क्या मेडिसिन ज़्यादा इस कंडीशन के लिए यूज़ किया है, वो मेडिसिन आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो वीडियोज़ आए वो आप तक पहुँच जाए, क्योंकि इतना वक्त नहीं रह पाता है कि मैं हर एक व्यक्ति को भेज पाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस को आगे कंटिन्यू देखें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अदर लोग भी ये जान पाएँ कि अगर उनको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो क्या क्या पोजीशन उनका हो सकता है और उनको ज़रूर अपने फिजिशियन के पास जाना चाहिए दिखाने के लिए। सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, स्माइलिंग एंड हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।